नमस्कार। आज हमारे पास मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की जो हालिया निवेशक चर्चा हुई उसका ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, Q4 और पूरे फिस्कल ईयर 24-25 के नतीजों पर। बिल्कुल। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है कंपनी के प्रदर्शन और आगे की योजनाओं के बारे में। हाँ बिल्कुल। और कहना पड़ेगा कंपनी ने इस बार रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। वो काफी ध्यान देने वाली बात है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है और आगे क्या उम्मीदें हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये आंकड़े हैं यही मुझे थोड़े चौंका रहे हैं। देखिए, फिस्कल ईयर 25 में स्टील की कीमतें गिरी करीब 12%। हाँ, गिरी। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू वो 12% बढ़ गया और पीएटी मतलब टैक्स के बाद मुनाफा वो 45% उछला। हाँ, ये काफी प्रभावशाली है। और ईबीडीआ मार्जिन भी सुधरकर लगभग 9.9% हो गया। हाँ। ये हुआ कैसे? मतलब स्टील सस्ता हो रहा है और कमाई बढ़ रही है, ये थोड़ा समझाएं। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह है उनका ऑपरेशंस का बेहतर होना और प्रोडक्ट मिक्स। मतलब उन्होंने ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर फोकस बढ़ाया। अच्छा। जैसे स्पेशल कोटिंग्स होती हैं पाइप्स पर, या पाइप बेंड्स। हाँ। और इसमें भी खास तौर पर जो नॉन वाटर प्रोजेक्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात, उनका हिस्सा काफी बड़ा है। ओके। निर्यात अब टोटल रेवेन्यू का करीब आप मान के चलिए 750 से 80% है। इतना ज्यादा? हाँ। और जो अभी की ऑर्डर बुक है उसमें भी 80% निर्याती हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ वॉल्यूम पर नहीं खेल रही, वो वैल्यू एडेड चीजों पर फोकस कर रही है ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव का असर कम हो। समझ गए। और एक और बात, उनका जो ERV सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स वाला, हाँ। जो पिछले साल ही ठीक से शुरू हुआ था, हाँ। वो भी अब रेवेन्यू में करीब 10% का योगदान दे रहा है। और उसमें भी एक्सपोर्ट ऑर्डर शामिल है। अच्छा, तो ये प्रदर्शन तो वाकई शानदार है, पर क्या ये आगे भी टिकेगा? मतलब आगे के लिए ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है? देखिए, 31 मार्च 2025 तक उनके पास 2550 करोड़ रुपए की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक थी। 2550 करोड़, ठीक है। हाँ, ये इस साल मतलब फिस्कल ईयर 26 में जो उनका 20% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है, उसे सपोर्ट करने के लिए काफी सॉलिड बेस है। ओके। लेकिन इससे भी ज्यादा जो दिलचस्प बात है वो है उनकी बिड पाइपलाइन। बिड पाइपलाइन यानी वो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए अभी बोली लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और वो पाइपलाइन है 15,000 करोड़ की। 15,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये कहाँ से है? ज्यादातर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? इसमें से करीब 80 से 90% जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से है, खासकर तेल और गैस सेक्टर से। अच्छा, ऑयल एंड गैस। हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि उनकी जो LSW पाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स, जो तेल गैस में हाई प्रेशर के लिए लगती हैं, उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में खासकर मिडिल ईस्ट वगैरह में काफी मजबूत बनी हुई है। ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, इनकम बढ़ाने का एक और तरीका भी शायद वो देख रहे हैं। जमीन बेचने वाली बात, मरीनो शेल्टर्स का कुछ जिक्र था। हाँ बिल्कुल। वो उनकी सब्सिडरी कंपनी है मरीनो शेल्टर्स। उन्होंने नवी मुंबई में अपनी करीब 6 एकड़ जमीन के डेवलपमेंट राइट्स, मतलब विकास अधिकार, किसी और को सौंपे। ओके। इसके लिए उन्हें 70 करोड़ रुपए एडवांस मिल भी चुके हैं। अच्छा, 70 करोड़ तो आ गए। हाँ, लेकिन डील यही नहीं रुकती। जो डेवलपर वहां प्रोजेक्ट बनाएगा उसका 30% हिस्सा, मतलब करीब 4.5 लाख स्क्वायर फुट एरिया, वो मैन इंडस्ट्रीज को मिलेगा। वाह, फ्री में? हाँ, मतलब डील का हिस्सा है। और मैनेजमेंट का अनुमान है कि अगले 5-6 सालों में इस हिस्से की कीमत करीब 650 से 700 करोड़ हो सकती है। तो 70 करोड़ रुपए एडवांस और ये 650-700 करोड़ बाद में, मतलब कुल 720 से 770 करोड़। बिल्कुल। इस पूरे सौदे का टोटल मोनेटाइजेशन वैल्यू उतना है। और इससे क्या होगा कि अगले 5-6 साल तक हर साल करीब 80 से 120 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को आ सकता है, वो भी बिना किसी खास लागत के। बिना लागत के रेवेन्यू, ये तो बहुत ही फायदेमंद सौदा लग रहा है। हाँ, ये काफी स्मार्ट मूव है। और कंपनी सिर्फ इसी पर नहीं रुक रही, वो विस्तार भी कर रही है। सऊदी अरब और जम्मू में नए प्लांट्स की बात भी थी। हाँ, वो भी है। दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम ठीक चल रहा है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये फिस्कल ईयर 26 की तीसरी तिमाही, मतलब Q3 FY26 तक चालू हो जाएंगे। ओके। खर्चा कितना है इन पर? कुल मिलाकर इन पर करीब 1150 करोड़ का कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय अनुमानित है। इसमें से करीब 250 करोड़ खर्च भी हो चुका है। और इनसे रेवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड है?
जब ये पूरी क्षमता पर चलेंगे तो सऊदी वाले प्लांट से करीब 2000 करोड़ रुपए और जम्मू प्लांट से करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। अरे वाह। हाँ, और सऊदी प्रोजेक्ट के लिए जो लोन चाहिए, मतलब डेट फाइनेंसिंग, वो भी लगभग फाइनल स्टेज में है। और वो कतर एनर्जी वाला अप्रूवल? हाँ, वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। उन्हें कतर एनर्जी LNG से वेंडर अप्रूवल मिल गया है। ये मिडिल ईस्ट में उनकी पहुंच और मजबूत करेगा, स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सब कुछ समेटे, रिकॉर्ड नतीजे हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है, पाइपलाइन तो उससे भी कहीं बड़ी है, जमीन से अच्छी खासी कमाई होने वाली है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स भी आ रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट तो भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। वो फिस्कल ईयर 26 में, मतलब अगले साल 20% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं और मार्जिन में भी 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी आधा से 1% सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। तो सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ देखिए, एक्सपोर्ट्स पर फोकस है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, नई कैपेसिटी आ रही है, एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है। ये सब मिलकर ग्रोथ की एक मजबूत तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी उभरती है। क्या? कोई चिंता की बात? चिंता नहीं, पर एक चुनौती कह सकते हैं। देखिए, कंपनी प्लान कर रही है कि कुछ ही सालों में अपनी टॉप लाइन कैपेसिटी लगभग डबल कर लेगी। हाँ, और ये काफी हद तक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करेगा। अब वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करना, कच्चे माल खासकर स्टील की कीमतों का ऊपर नीचे होना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का खतरा, ये सब चीजें हमेशा रहती हैं। सही बात है, ये रिस्क तो हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे एग्जीक्यूशन रिस्क्स, मतलब काम को सही ढंग से पूरा करने की जोखिमों को मैनेज करते हुए कंपनी अपने तय किए हुए मुनाफे यानी मार्जिन्स को कैसे बनाए रखेगी, खासकर जब वो इतने बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही हो। इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी।